प्यारे अभ्यर्थियों, मैं विक्रम सिंह 2015 से लगातार 2019 तक नेट क्वालिफायर, इसके लिए नेट क्वालिफायर तो हो जाता हूं, लेकिन कई बार मेरे से लिए जेआरएफ हमेशा क्या है कि 1 या 2% यानी कि 1 या 2 कदम क्या रह जाता है, दूर रह जाता है। क्योंकि कहते हैं कि दक्षिण औरंगजेब को नासूर बन गया था, वैसे ही मेरे लिए भी 1 या 2% सदैव से नासूर बनते आ रहे हैं और मैं हर बार यही कहीं ना कहीं जेआरएफ में रह जाता हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं विशेषतः ये नॉलेज देना चाहता हूं, ये ज्ञान देना चाहता हूं कि वो विद्यार्थी किसी भी प्रकार से क्या है कि अब आने वाले एग्जाम में फेल ना हो, क्योंकि नेट का एग्जाम पास में आ चुका है और इस एग्जाम के लिए अब वो क्या है पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। लेकिन उस पेपर को हल कैसे करेंगे, पेपर को कैसे करेंगे, ये चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। आइए तो अभ्यर्थी अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अ भाग कैसे हल करें, क्योंकि नेट के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो अभाग होता है। क्योंकि अभाग में जो प्रश्न होते हैं वो कितने होते हैं, 50 प्रश्न होते हैं, जिनके लिए सिलेबस अथाह सिलेबस होता है। और उस अथाह सिलेबस को क्लियर करना एक बहुत बड़ा क्या होता है कि एक बहुत ऊंचे रास्ते को पास करना होता है। लेकिन अभाग ज्यादातर किस पर डिपेंड करता है, अपने भाग्य पर, लक पर डिपेंड करता है। और जिसका भाग्य अच्छा होता है वो व्यक्ति क्या है कि अभाग के जरिए ही नेट को क्वालिफाई कर देता है। क्योंकि अभाग 50 नंबर का और 50 प्रश्न, ठीक है, और 50 प्रश्न कितने, 2-2 अंक के होते हैं, 100 अंक, और 100 में से 40% क्वालिफाई चाहिए किसके लिए, जनरल के लिए, 35% क्वालिफाई किसके लिए चाहिए, ओबीसी के लिए। और इन चीजों के लिए क्या है कि कई बार भाग्य संकेत करता है। और इसी भाग्य के संकेत के लिए मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूं कि बुलंदियों की राह बुनती चली जाती है, उदय होने वाले भाग्यों का सहारा बन जाती है। काश अभाग अच्छा हो जाए दोस्तों, तो नेट के साथ साथ जेआरएफ भी पास हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अभाग में आने वाले मुख्य टॉपिक, ठीक है, मुख्य विषय क्या क्या होते हैं और उनको हमें कैसे हल करना है, आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। जिसमें सबसे पहले रिसर्च प्रश्न, ठीक है, सबसे ज्यादा नेट में जो प्रश्न आते हैं वो रिसर्च के आते हैं। और रिसर्च के प्रश्न जो आते हैं वो बेसिकली माइंड पर आधारित होते हैं, बेसिक साधारण दिमाग पर। और साधारण दिमाग के आधार पर क्या है कि रिसर्च के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, उनमें आपसे वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप वास्तव में कहां तक सक्रिय हैं और कहां तक निष्क्रिय, ठीक है। अगर आप सक्रिय हैं अपने क्षेत्र विशेष में तो आप रिसर्च के प्रश्नों को आराम से हल कर दोगे। लेकिन आपको क्षेत्र विशेष की अगर ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है तो आप रिसर्च के प्रश्नों को सीधे सीधे क्या करोगे, गलत करोगे। यहां याद करने का कोई टॉपिक नहीं, सिर्फ क्या करो, अपने क्षेत्र की साधारण नॉलेज, जिसे आप सामान्य ज्ञान कहते हैं, क्षेत्र विशेष की, कि आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं तो वहां का आयतन, उसका क्षेत्रफल, उसका परिसीमन, ठीक है, और उसका तापमान, उसकी स्थिति, क्षैतिज स्थिति, ये चीज हमें कहां मिलती है, रिसर्च प्रश्नों में मिलती है। और ऐसे प्रश्नों को आप एक बिल्कुल शांत दिमाग से और अपने क्षेत्र विशेष को जोड़ते हुए उत्तर करना, आपका कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा, शिक्षण मेथड। आप क्या बनने जा रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर बनने जा रहे हैं, ठीक है। और कॉलेज लेक्चरर जब बनने जा रहे हैं तो आपको क्या है कि शिक्षण की पढ़ाने का तरीका, और पढ़ाने का तरीका कैसा होता है, तो सीधी सी बात है, आज के पढ़ाने के तरीके में एक विशेष बात मैं आपसे कहता हूं कि नकारात्मक बिंदु कोई नहीं होता, जो बिंदु होते हैं सब सकारात्मक होते हैं। तो शिक्षण मेथड के प्रश्नों को हल करते हुए अपने दिमाग को सिर्फ क्या बनाइए, सकारात्मक, कि आपको दंड नहीं देना है, सिर्फ क्या देना है, पुरस्कार देना है। और अगर आप पुरस्कार का कार्य करते हैं तो निश्चित आपके शिक्षण मेथड के प्रत्येक प्रश्न क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। अगला, सांख्यिकी ज्ञान, ठीक है। अगर आप नेट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या है कि सांख्यिकी ज्ञान जरूरी है। और सांख्यिकी ज्ञान होता है, ठीक है, सांख्यिकी ज्ञान बहुत आसान है कि आप ए, बी, सी और डी 4 शहर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 4 शहर ले लीजिए, और चारों शहरों का तापमान एक दिन का, इस शहर में 40, इसमें 30, इसमें 20 और इसमें 10। तो बस आपसे ये पूछेगा कि चारों शहरों का औसत तापमान, ठीक है, या सर्वाधिक तापमान किसका है, सबसे न्यूनतम तापमान किसका है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे प्रश्नों के लिए आपको क्या है कि जैसे प्रश्न बोलता है उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित है आपके प्रश्न पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ये मैं आशा करता हूं। तो आपका तीसरा, सांख्यिकी ज्ञान, कि आपको इतना संख्या ज्ञान होना चाहिए कि प्रश्न में क्या करना है और क्या नहीं करना। नेक्स्ट, तार्किक योग्यता, ठीक है, जिसे अपन रीजनिंग बोलते हैं सामान्यतः। इसमें क्या होता है, रीजनिंग, और रीजनिंग तो हम क्या करते हैं कि बचपन से ही पढ़ते आते हैं, लगभग 6वीं क्लास के बाद क्या हो जाती है, रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। और तार्किक योग्यता में नेट तक आते आते हम क्या हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें स्नातक करते हैं, उसके बाद स्नातकोत्तर करते हैं।
ठीक है। स्नातकोत्तर जब करते हैं तो स्नातकोत्तर करते समय हमें तार्किक योग्यता तो बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को तो आप किसी प्रकार से गलत मत करना। अगर आप इन प्रश्नों को गलत करते हैं तो निश्चित आप नेट में क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। इसलिए विद्यार्थियों तार्किक योग्यता को अपने तर्क पर, ठीक है, जो आपने अब तक ज्ञान लिया है उसी के आधार पर हल करना है। उसके बाद कुछ प्रश्न अपन को किसके मिलेंगे, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के ज्यादातर वो प्रश्नों को लेते हैं बेसिक प्रश्न, ठीक है, जहां तक बच्चे की क्या नहीं होती, पहुंच नहीं होती। मैंने अब तक इतनी बार पेपर दिया है, ज्यादातर जब मैं देखता हूं तो ज्यादातर संविधान के 147 से 150 अनुच्छेद, ठीक है, यहां तक ज्यादातर प्रश्न क्या है, बढ़ पाए हैं। तो आपको एक अनुच्छेद से लेकर 150 तक, और मूलतः बल किस पर रखना है, 147 से 150 अनुच्छेद क्या बातें कहता है, लेकिन बात तो एक से ही करनी, ठीक है। तो 1 से 150 के बीच अनुच्छेदों में जो बातें होती है वो सबसे ज्यादा संविधान के प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। उसके बाद आता है इतिहास, ठीक है। और इतिहास क्या है कि हमारी हिस्ट्री, और हिस्ट्री तो बेसिक नॉलेज के आधार पर बस आपको राजवंशों का क्या याद होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए, उन राजवंशों ने क्या कार्य किए, इनके बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पढ़ पाए तो कोई टेंशन नहीं। सिर्फ इतिहास में राजवंशों के कालक्रम याद हो, अगर कालक्रम आपके पूरे याद है तो मैं श्योर गारंटी लेता हूं कि आपका इतिहास का प्रश्न भी किसी प्रकार से कोई गलत नहीं होगा। आइए दोस्तों, अभी हमने बात की थी अभाग कैसे हल करें, और जो व्यक्ति अभाग हल कर लेते हैं उसके बाद आते हैं अब कौन से भाग पर, वैभाग पर। और वैभाग के प्रश्न कितने होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, और उन 2 नंबरों के साथ ही अपने को उन प्रश्नों में नेगेटिव होती नहीं, ऋणात्मक अंकन होता नहीं है। अब जब नेगेटिव नहीं है तो पूरे के पूरे प्रश्न हल करने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक है कि एनटीए का पेपर है, और जब आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर प्रश्न क्या होता है उनका, तो प्रश्नों का प्रारूप ही बदल जाता है, प्रश्नों के क्या प्रारूप। और जब प्रश्नों का प्रारूप बदल जाता है तो हम तो वहां जाकर देखते हैं कि प्रश्न ही ऐसे प्रकार के मिलते हैं कि उनका करें तो करें क्या। लेकिन आज मैं आपको उन्हीं तत्वों को समझाता हूं कि वास्तव में कैसे प्रश्न होते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। क्योंकि यार सब्जेक्ट का पेपर होता है, और सब्जेक्ट के आधार पर एनटीए ने कितने 84 सब्जेक्टों के लगभग पेपर लेता है। और 84 सब्जेक्टों को एक साथ तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी अभी किसे हिंदी से और इतिहास से भी खींचने वाला हूं, तो मैं आपको 84 में से सब्जेक्ट वाइज तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बताता हूं कि प्रश्न कैसे आते हैं और उनको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कथन और कारण। ज्यादातर जो प्रश्न होता है एनटीए में वो कैसे आते हैं, एक कथन होता है और उस कथन के नीचे क्या दिया होता है, कारण दिया होता है। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये आशा करता हूं कि आप कथन को इस प्रकार से पढ़िए कि वास्तव में कथन मेरे लिए कहा जाता है, स्वयं के लिए। अगर आपके लिए कथन आप स्वयं जोड़ोगे तो निश्चित है कि आपका कारण सटीक आएगा, और आपने कथन किसी दूसरी के संदर्भ में जोड़ दिया तो निश्चित है कारण भी कहीं दूसरी ही जगह चला जाएगा, और कथन कारण के प्रश्न में आप पूरी तरीके से गलत कर पाओगे। आप सोचोगे कि ऐसा ही, ए वैसा ही, ए व्यक्ति दोनों ही गलत, या इनमें से एक सही, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप फंस जाते हो। लेकिन यहां मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं कि आपको सिर्फ कथन किस पर जोड़कर चलना है, खुद पर, कि ऐसे समझे इस कथन को बोलने वाला कौन, मैं स्वयं, ठीक है। तब आप किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप कारण को आराम से हल कर दोगे, और आराम से जब हल कर दोगे तो प्रश्न को भी क्या कर दोगे, सही कर दोगे। और आपको कितने नंबर, 2 नंबर मिल जाएंगे। क्यों, ये 2 नंबर जोड़कर ही क्या होता है, नेट क्वालिफाई किया जाता है। और उसके लिए दूसरा है मिलान करें। सबसे अच्छा, ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके के होते हैं, ठीक है। मिलान करना होता है। अगर हमें एक मिलान याद है, ठीक है ना, एक भी क्या याद है, मिलान याद है, कि जैसे छोटा सा उदाहरण कि इधर दे दिया क्या, रामचरितमानस, क्या दे दिया, रामचरितमानस। अब रामचरितमानस किसकी रचना, तो हमें उसका एक विकल्प मिलता है, नीचे मिलता है कि तुलसीदास। तो बस उससे टच करना है। अगर एक विकल्प हमारा सेट बैठ जाता है तो बाकी विकल्प क्या है, उसी आधार पर उत्तर निकल आते हैं। तो ये आपको बड़ा प्लस पॉइंट है। मिलान करें, प्रश्नों को छोड़ना मत दोस्तों, और उनमें पूरा दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं। एक बिंदु को मिला लीजिए जो आपने पढ़ा है, और उसी के आधार पर आप पूरा उत्तर सही कर दो। अगले प्रश्न सत्य असत। आज के पेपर में सबसे बड़ा खतरनाक, कि ये प्रश्न सबसे ज्यादा आने लगे कि सही है या नहीं, और इसके लिए हमें क्या है कि पूरी नॉलेज अनिवार्य है। लेकिन आप सत्य असत्य के प्रश्न में ध्यान रखना, प्रश्न के अंतिम बिंदु तक जाना। मैंने ज्यादातर विद्यार्थी देखे कि सत्य है असत्य है ये नहीं देखते हैं, बस क्या देखते हैं, आगे के प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्न के तौर पर जैसे मैं आपसे कहूं कि रामचरितमानस के रचयिता सूरदास हैं,
ठीक है, अब वो बात सत्य है या असत्य है? अरे सूरदास नहीं तुलसीदास है, लेकिन उसमें तो क्या करते हैं कि सूरदास है, बस इसी बात को देखकर क्या कर देते हैं, वो आगे प्रश्न को हल कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा सत्य असत्य वाले प्रश्नों पर रुकना दोस्तों, और रुककर आगे बढ़ना। अब आता है लास्ट, अति बहु विकल्प। आज के पेपर बनाने वाले का सबसे बड़ा विकल्प यही हो गया, अति बहुविकल्प। बहुविकल्प तो होते ही कि भाई 4 विकल्प होते हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, अति बहुविकल्प। एक प्रश्न दे देंगे और उस प्रश्न के क्या देंगे, बहुत सारे विकल्प, और विकल्पों के बाद फिर बहुविकल्प में निकालते हैं कि निम्न में से 1 2 सही, निम्न में से 1 2 3 सही, निम्न में से 1 2 3 4 सही। ऐसे प्रश्नों को दोस्त आपका अगर पूरा कंटेंट क्लियर हो तो ही उसे करना, अन्यथा फिर क्या है, उसमें आपको बेवजह क्या मारना पड़ता है, तुक्का मारना पड़ता है। तुक्के के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ज्यादातर 2 3 4 इनको ही आप क्या करना है, हल करना है। अगर आप इस तरीके से हल करते हैं तो मैं निश्चित आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब की बार एनटीए नेट आप आराम से क्लियर कर लोगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपका नेट एग्जाम पास है। मेरी ओर से सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक।